गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों का स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज फिजिक्स के इस क्लास सीरीज़ में आप लोगों के लिए जो वीडियो उपलब्ध है वो है मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स के इस एक छोटे से सीरीज में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड के लिए और इस साल के लिए स्पेशली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला टॉपिक। आज का फर्स्ट टॉपिक है परमाणु का बोर रूप, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। परमाणु का बोर रूप। तो इसमें जो जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बेसिकली 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इसको बनाने के लिए जो है हम लोगों को कम से कम 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो इसको लिखने का जो तरीका होगा वो हमने लिखा है पॉइंट टू पॉइंट। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि हाइड्रोजन से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की व्याख्या की गई थी परमाणु के बोर रूप में, यानी कि परमाणु का जो बोर रूप है इसमें किया गया था हाइड्रोजन से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की व्याख्या। सेकेंड पॉइंट है कि बोर्ड ने ये कहा था कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है वो नाभिक होता है और नाभिक के वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, चक्कर लगाता है। अगला पॉइंट है परमाणु यांत्रिकी एवं स्थिर विद्युत नियमों का पालन करता है। उसका अगला है कि प्लांक का जो क्वांटम थ्योरी है, जो क्वांटम सिद्धांत है वो इस पर लागू होता है। प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है ये लागू होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा पर ही घूम सकता है और इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय वेग है वो h/2π का पूर्णांक गुणक होता है। एंड एट लास्ट हम लोग एक अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल को बराबर करने के लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे कि mv² बराबर Jd²/4πε0r²। ठीक है। तो ये आपका 5 पॉइंट है परमाणु के बोर रूप से। पहला, हाइड्रोजन से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसमें की गई थी। दूसरा, परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक होता है। तीसरा, नाभिक के वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। चौथा, परमाणु यांत्रिकी एवं स्थिर विद्युत नियमों का पालन करता है। पाँचवा, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत इस पर लागू होता है। और छठा, इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में घूम सकता है। सातवां, इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय वेग होता है वो h/2π का पूर्णांक गुणक होता है। एंड एट लास्ट फॉर्मूला लिख देंगे mv²/r = Jd²/4πε0r²। ये आप लोग का जो हम लोग पेज दे रहे हैं ये आपका है पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स का। और मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छे से देखें। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है बंधन ऊर्जा। देखिए, जैसे कि नाम से क्लियर है, बंधन ऊर्जा मतलब बांध के रखने वाली एनर्जी। तो एक नाभिक में कौन कौन से प्रोटॉन होते हैं मूलकण, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी एक न्यूक्लियस में 2 ही मूलकण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक के अंदर यानी किसी स्थायी नाभिक के अंदर प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को समूहीकरण करने के लिए या बांध कर रखने के लिए ऊर्जा का जो विनिमय होता है उसको हम बोलते हैं बंधन ऊर्जा। अस्थायी नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समूहीकरण के लिए ऊर्जा का विनिमय बंधन ऊर्जा कहलाता है। बंधन ऊर्जा को अंग्रेजी में कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी। बंधन ऊर्जा का इंग्लिश होता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन के बारे में 1918 ईस्वी में हॉर्न और स्ट्रॉसमैन, 2 साइंटिस्ट ने बताया था 1918 में, हॉर्न और स्ट्रॉसमैन। नाभिकीय विखंडन होता क्या है, तो यूरेनियम 92 का, यूरेनियम जिसका परमाणु संख्या 92 है, 92 पर न्यूट्रॉन से बमबारी करवाया जाता है, जिसके कारण 92 टूटकर 56 और 36 यानी कि 56 और 36 बेरियम और क्रिप्टन के रूप में टूट जाता है। और दोनों जो कण हैं बेरियम और क्रिप्टन, ये दोनों कण एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में तेजी से गति करते हैं, जिसके कारण न्यूट्रॉन और कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। यह क्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। फिर से सुनेंगे। सबसे पहले इसका जो खोज किया उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि नाभिकीय विखंडन के बारे में किसने बताया। 1918 में हॉर्न और स्ट्रॉसमैन नाम के साइंटिस्ट ने। दूसरा, इसमें जिस तत्व का उपयोग है उसका नाम है यूरेनियम, परमाणु संख्या 92। यूरेनियम पर न्यूट्रॉन से बमबारी करवाया जाता है। बमबारी करवाने से यूरेनियम जो है वो 2 भागों में टूटता है, बेरियम और क्रिप्टन यानी कि 56 और 36। और दोनों कण एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में तेजी से गति करते हैं, जिससे न्यूट्रॉन और ऊर्जा मुक्त होती है और यही प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन।
नाभिकीय संलयन जो है वो नाभिकीय विखंडन का विपरीत प्रक्रिया है। मतलब कि इसमें इसका जस्ट उल्टा काम हो जाएगा कि दो हल्के तत्व मिलकर एक भारी तत्व का निर्माण करते हैं। उसमें क्या था कि एक भारी तत्व यूरेनियम था और ये टूट के दो भाग में बटा था, 56 और 36, यानी कि बेरियम और क्रिप्टन के रूप में। अब इसमें क्या होगा कि ये दोनों ऐड होकर फिर से यूरेनियम की ओर बनेगा। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो हल्के तत्व मिलकर एक भारी तत्व का निर्माण करते हैं। और नाभिकीय संलयन का एक और नाम होता है उष्मा नाभिकीय प्रतिक्रिया। नाभिकीय संलयन को ही उष्मा नाभिकीय प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर फॉलआउट। परमाणु बम के विस्फोट के बाद जो आइसोटोप गिरता है, उस आइसोटोप का गिरना न्यूक्लियर फॉलआउट कहलाता है और यह जनजीवन के लिए बहुत ही डेंजरस है। याद रखेंगे कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु हमला हुआ था, तो हमला में जितना क्षति हुआ उसके बाद जो है जब आइसोटोप उसका गिरता रहा तो कई सालों तक या कई पीढ़ियों तक जो उसके वंशज थे उन पर उसका असर देखा गया। तो यही जो था वो क्या था, न्यूक्लियर फॉलआउट था। इससे आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फॉलआउट के बाद अगला हेडिंग है तापयनिक उत्सर्जन। तापयनिक उत्सर्जन, इसका जो डिफिनेशन होगा वो ये है कि टंगस्टन जैसी धातु को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलता है। टंगस्टन जैसी धातु गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलता है, उस इलेक्ट्रॉन को तापिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं और निकलने की घटना को तापयनिक उत्सर्जन कहते हैं। बहुत ही बेसिकली डिफिनेशन है। टंगस्टन जैसी धातु को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलता है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को तापिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस घटना को तापयनिक उत्सर्जन कहते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रीडिंग हमारा है डायोड बल्ब। डायोड बल्ब जो है वो उसका खोज फ्लेमिंग किया था। डायोड बल्ब के बारे में 1904 में फ्लेमिंग ने बताया था। डायोड बल्ब जो होता है वो उष्मा यानिक उत्सर्जन की क्रिया पर आधारित होता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक फिलामेंट और एक प्लेट। फिलामेंट यानी कि F और प्लेट मतलब कि P। तो डायोड बल्ब जैसा कि नाम भी है डायोड मतलब कि दो इलेक्ट्रोड होंगे। तो डायोड बल्ब में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक फिलामेंट और एक प्लेट होते हैं। अगर ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है तो आप इसमें 2 पॉइंट लिखें, यही आपके लिए इनफ रहेगा। और साइंस में वैसे भी फैक्ट लिखना होता है, इसमें हिस्ट्री की तरह पूरा थ्योरी भरना नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत ही आम क्वेश्चन है पूछा जाने वाला कि दिष्टकारी क्रिया में डायोड बल्ब का उपयोग क्या है, या डायोड बल्ब का उपयोग दिष्टकारी क्रिया में किस प्रकार होता है, ये समझाएं। तो ये क्वेश्चन बराबर से ऐसा पूछा जाता है कि दिष्टकारी क्रिया में डायोड बल्ब का उपयोग लिखें। तो देखिए इसमें क्या लिखना है कि जब प्लेट को कैथोड के नज़दीक धन विभव पर रखा जाता है, जब प्लेट को कैथोड के नज़दीक धन विभव पर रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेट की ओर आकर्षित हो जाएगा। वैसे भी पॉजिटिव विभव है और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, तो निगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने के कारण पॉजिटिव विभव पर क्या होगा, आकर्षित हो जाएगा। और जब भी आकर्षित होगा तो उसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा। जबकि अगर ऋण विभव पर रखा जाए तो चूँकि विभव भी निगेटिव है और इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव होता है, तो इन दोनों में कौन सा बल रहेगा, इन दोनों में बल रहेगा विकर्षण बल। और विकर्षण होने के कारण इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब AC से जोड़ा जाएगा तो विभव का जो धन चक्र होगा उसमें धारा बहेगा और जो ऋण चक्र होगा उसमें धारा नहीं बहेगा। अतः डायोड जो है एक दिष्टकारी की तरह व्यवहार करता है। डायोड का उपयोग दिष्टकारी की तरह होता है। बस इसी आंसर को लिख देंगे तो आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले हेडिंग की ओर। अगला हेडिंग है अर्ध तरंग दिष्टकारी। देखिए दिष्टकारी दो प्रकार के होते हैं, अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं अर्ध तरंग के बारे में, अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो इसमें देखते हैं। देखिए पहला बात यह है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में एक डायोड का उपयोग होता है, ठीक है। लेकिन अगर पूर्ण तरंग की बात की जाए तो उसमें 2 डायोड बल्ब का उपयोग होता है। अर्ध तरंग में एक डायोड, पूर्ण तरंग में 2 डायोड बल्ब का उपयोग होता है। अगला यह है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में जो धारा प्राप्त होगा उसका प्रवाह लगातार नहीं होता है, रुक रुक कर होता है। लेकिन इसमें धारा हमेशा एक समान दिशा में ही प्रवाहित होता है। उसके बाद है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी का काम क्या है, AC को DC में चेंज करना, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में या प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करना। इसमें क्या होता है कि AC सोर्स को यानी कि ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होते हैं, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। तो ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली को जोड़ा जाता है AC सोर्स से और द्वितीय कुंडली को जोड़ा जाता है P और F के बीच में अर्ध तरंग दिष्टकारी में, ठीक है। तो जो हमारा बेसिकली मेन अंतर है दोनों में वो ये है, 2 अंतर, कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में डायोड का उपयोग करते हैं, पूर्ण तरंग में 2 डायोड का उपयोग करते हैं।
अर्ध तरंग में धारा का प्रवाह लगातार नहीं होकर रुक रुक कर होता है और पूर्ण तरंग में धारा हमेशा समान दिशा में बहती रहती है। बस इससे हम लोग काम चला लेंगे। नेक्स्ट हमारा है ट्रायोड वल्व के नियतांक। ट्रायोड वल्व के नियतांक, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यानी कि ट्रायोड वल्व के नियतांक कुल कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है प्रवर्धन गुणांक, एक होता है प्लेट प्रतिरोध, इसी को हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और तीसरा होता है पारस्परिक चालकता। प्रवर्धन गुणांक को म्यू से लिखा जाता है, प्लेट प्रतिरोध या आंतरिक प्रतिरोध को आरपी से, और पारस्परिक चालकता को जीएम से लिखा जाता है। प्रवर्धन गुणांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, क्योंकि वो गुणांक है। प्लेट प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और पारस्परिक चालकता का मात्रक महो होता है। ओम का जस्ट उल्टा महो, OHM ओम, MHO महो। देखिए प्रवर्धन गुणांक का लिखा क्या है कि प्लेट विभव में परिवर्तन तथा बटा ग्रिड विभव में परिवर्तन। तो हम लोग डिफिनेशन वहीं से बना लेंगे, प्लेट विभव में परिवर्तन बटा ग्रिड विभव में परिवर्तन। तो क्या बोलेंगे? प्लेट विभव में परिवर्तन तथा ग्रिड विभव में परिवर्तन के अनुपात को, बटा को अनुपात कहते हैं, के अनुपात को प्रवर्धन गुणांक कहते हैं, और यहाँ पे फॉर्मुलेट कर लेंगे इसको। उसी तरह से प्लेट विभव क्या लिखेंगे? प्लेट विभव में परिवर्तन तथा प्लेट धारा में परिवर्तन के अनुपात को प्लेट प्रतिरोध या आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। एंड थर्ड, प्लेट धारा में परिवर्तन तथा ग्रिड विभव में परिवर्तन के अनुपात को पारस्परिक चालकता कहते हैं। तो इस तरह से हम इन तीनों का डिफिनेशन दे सकते हैं। ध्यान रखेंगे, प्लेट प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, पारस्परिक चालकता का मात्रक महो होता है, और प्रवर्धन गुणांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है ठोस में ऊर्जा पट्टी। ठोस में ऊर्जा पट्टी। तो देखिए ठोस में जो ऊर्जा पट्टी के बारे में लिखना है, तो इसमें भी कम से कम 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। पहला ये कि एक परमाणु में एक ही ऊर्जा तल होते हैं, ठीक है, एक परमाणु में एक ही ऊर्जा तल होते हैं। नेक्स्ट है कि यह इसके बारे में जो साइंटिस्ट बताए थे, तो अपना एक्सपेरिमेंट या जो ऊर्जा पट्टी का वर्णन किए थे किस पे किए थे? तो हाइड्रोजन परमाणु पे किए थे, H परमाणु पर। अगला है कि परमाणुओं को नज़दीक लाने पर उनके ऊर्जा तल में एक खास अंतर होता है। नेक्स्ट है परमाणु का प्रत्येक ऊर्जा तल इन भागों में विभक्त होता है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक मुख्य ऊर्जा तल पट्टी का रूप लेता है, और ऊर्जा तल नज़दीक होने के कारण इन्हें लगातार समझा जाता है। लगातार होने के कारण लगता है कि ये, मतलब कि नज़दीक होने के कारण लगता है कि ये लगातार ही हैं। तो ये आपका ठोस में ऊर्जा पट्टी था। नेक्स्ट हेडिंग है अर्धचालक। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, N टाइप और P टाइप। अर्धचालक 2 प्रकार के, N टाइप और P टाइप। तो यहाँ हमने लिखा है कि जब जर्मेनियम में यानी कि GE में वैसा कोई तत्व मिला है जिसका संयोजन इलेक्ट्रॉन 5 हो, जब जर्मेनियम में संयोजन इलेक्ट्रॉन 5 वाला कोई तत्व मिलाएंगे तो जो बनेगा उसको बोलते हैं N टाइप, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है। हम लोगों ने अष्टक नियम पढ़ा है कि हर कोई चाहता है कि 8 पूरा हो जाए। तो जर्मेनियम का वैलेंसी पहले से 4 है, जब 5 वाला मिलाएंगे तो 4 + 5 कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। 9 का मतलब ये हो गया कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। और इधर की बात कर लें तो जर्मेनियम का 4 हो गया, और मिलाएंगे अगर 3 वाला तो यहाँ 7 ही रह जाएगा, यानी कि 8 में से 1 इलेक्ट्रॉन कम रह जाएगा, तो 1 रिक्त स्थान रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि जब जर्मेनियम में संयोजन इलेक्ट्रॉन 5 का कोई तत्व मिलाएंगे तो जो बनेगा उसको N टाइप कहते हैं, और N टाइप में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है। जबकि जो जर्मेनियम में 3 संयोजन इलेक्ट्रॉन वाला कोई तत्व मिलाएंगे तो P टाइप बनता है, और इसमें 1 रिक्त स्थान रहता है। अब ये 3 और 5 का संयोजन इलेक्ट्रॉन का क्या चक्कर है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जो वर्ग 3 के तत्व हैं वो ये हैं। वर्ग 3 के जो तत्व हैं वो ये हैं, कौन कौन सा? ये पूरा बाल गंगाधर, इंडियन तिलक। और 5 वाले कौन से हैं? नाना पापा आंटी सब बीमार। ये सब तत्व 3 और 5 के हैं, इससे काम कर ले। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर जर्मेनियम में गैलियम मिला दिया जाए, जर्मेनियम में गैलियम मिलाया जाए तो कौन सा टाइप होगा? तो गैलियम कौन सा है? 3 संयोजन इलेक्ट्रॉन वाला, और 3 वाला क्या बनाता है? P टाइप, तो ये बनेगा यहाँ से P टाइप। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका आंसर दे देंगे। नेक्स्ट हेडिंग है PN जंक्शन। एकदम आसान है, टॉपिक है, देख लेते हैं इसको। PN जंक्शन क्या है? तो जब N टाइप को और P टाइप को मिला दें तो N टाइप में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था और P टाइप में एक ब्लैंक था, तो क्या होगा कि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इस ब्लैंक में जाकर क्या कर देगा? फुलफिल्ड कर देगा, पूरी तरह से इसको भर देगा, और जब फुलफिल्ड कर देगा तो जो बनता है उसका नाम है PN जंक्शन। ठीक है, PN जंक्शन का उपयोग दिष्टकारी के रूप में होता है। दिष्टकारी 2 प्रकार के, अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है कि PN जंक्शन क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या करें। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे कि पहले डिफिनेशन N टाइप और P टाइप को मिलाने पर जो N टाइप का 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था
वो पी टाइप के एक ब्लैंक को फुलफिल कर देगा, और जो बनेगा उसको पी इंजेक्शन कहते हैं। पी इंजेक्शन का उपयोग दृष्टिकारी के रूप में होता है। दृष्टिकारी दो प्रकार के होते हैं, अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग। और यहाँ तक लिखने के बाद अर्ध तरंग के बारे में हम यहाँ से डिफाइन कर देंगे, अर्ध तरंग क्या होता है, और उसके बाद पूर्ण तरंग के बारे में भी डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ से हमारा काम चल जाएगा। नेक्स्ट है आज का हमारा लास्ट हेडिंग होगा प्रकाश उत्सर्जक डायोड, एलईडी क्या है। तो एलईडी के बारे में पढ़ते हैं, एलईडी बल्ब के बारे में। एलईडी एक प्रकार का पी इंजेक्शन डायोड है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्च ऊर्जा स्थिति से निम्न ऊर्जा स्थिति की ओर आता है, जिसके कारण ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और यही ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा का रूप ले लेती है। एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है, ये हमारा लास्ट रीडिंग था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद हो और आप लोग के लिए हेल्पफुल हो तो इसे अच्छे से देखें। और आज इतना ही, फिर हम जल्द ही आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।